हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था इस बैठक में, तो जिसके कारण इस बैठक में 211 सदस्य ही शामिल हुए थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, देन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अच्छा, 29 अगस्त 1947 को गठित इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा। और ये कब गठित किया गया था ये समिति? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनका काम क्या था कि संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह तैयार हुआ। इसी दिन इसके कुछ नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान लागू कर दिए गए थे। ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही जवाब होगा 8, यानी ऑप्शन ए। देखो, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची थी, फिर बाद में अलग अलग संशोधन के द्वारा 4 और जोड़ा गया और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा USA। ठीक है, तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अच्छा, ये कब हुआ था? 1976 में। तो 1976 में आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संशोधन द्वारा संविधान के बहुत बड़े हिस्से को बदला गया था। ठीक है, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार बदलाव किया गया है और वो क्या था कि इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, यानी UK, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के आधार पर ही भारत में लोकसभा, राज्यसभा और कैबिनेट मिशन आधारित व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 2। ठीक है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है, नागरिकता प्रावधान दिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, जो ब्रिटेन के तर्ज पे लिया गया, यानी ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और उसी को देखते हुए यहाँ पे भी एकल नागरिकता लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है?
और इसकी भाषा किस देश से प्रेरित है? तो ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको स्टार लगा लीजिए। देखिए, जब प्रस्तावना का विचार बात करें ना, तो आप अमेरिका टिक करेंगे, और जब इसकी भाषा का बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, यानी इसके अनुसार आंसर ए होगा। विचार अमेरिका से लिया गया था प्रस्तावना का, और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। और ठीक है, और कुल कितने बैठक हुए थे? तो 11 बैठक हुआ था। कहीं कहीं पे आपको 12 भी देखने को मिल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि जो लास्ट बैठक था 24 जनवरी 1950 को, इसको भी कंसीडर करके 12 बताया जाता है, लेकिन आप 11 ही प्रीफर करेंगे। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सर बी.एन. राव। ठीक है, सर बी.एन. राव संविधान सभा के मुख्य संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। अगला सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अच्छा, ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषित पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, और इसी दिन 26 जनवरी मतलब 1930 के बाद से हर साल 26 जनवरी को ही स्वराज दिवस मनाया जाने लगा था। लेकिन हमें स्वतंत्रता कब मिला था? 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ये दिन व्यर्थ ना जाए, इस कारण से संविधान को इस डेट पे लागू किया गया 1950 में। 1950 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का अंत और अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है। देखो, कानून के समक्ष समानता ये 14 में दिया गया है, भेदभाव का अंत ये 15 में, अवसरों की समानता ये 16 में, 17 में आपका छुआछूत का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अभी बोले हैं हम लोग, ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है, और इसका उल्लंघन करने पे दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है, और 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, रिट कितने हैं? 5 रिट हैं। अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था के द्वारा तय किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, कब ये फैसला किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A। व्याख्या देखिए, 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था।
ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है, अच्छा, इसको एक और जगह जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में भी, मौलिक कर्तव्य में भी। ठीक है, 51 ए के में। ठीक है, यानी 11वां नंबर ये मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 4। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का विवरण है। यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके संविधान से ये डीपीएसपी लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान पारिवारिक कानून यानी विवाह, तलाक, संपत्ति तैयार करे। ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है लागू, यूसीसी गुजरात में है, गुजरात में है लागू, और असम में ये बिल पास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लागू है, यहाँ पे लागू है और यहाँ पे पास हुआ है। और गोवा में आजादी से पूर्व ही यहाँ पे यूसीसी लागू है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, वही 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल है, मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब होगा 61वां संशोधन। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके युवाओं की वोटिंग आयु सीमा कम की गई। कितना से कितना किया गया? 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, कब किया गया था? 1989 में। कौन सा संशोधन था? 61वां संशोधन था। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा आधिकारिक भाषाओं से है। ठीक है, इस अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। अच्छा, मूल संविधान में 14 भाषाएं ही शामिल थे। ठीक है, फिर बाद में अलग अलग टाइम पे संशोधन करके 8 भाषा और जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नागरिकों को भी मिलता है और विदेशियों को भी मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 24 यानी 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम वाले काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कितना वर्ष से नीचे के बच्चों को? 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को किस अनुच्छेद में दिया गया है? 24वां नंबर अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्देशित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ध्यान रहेगा। अगला सवाल है,
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका पूरी तरह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहे। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत सेना और शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर राज्य किसी को भी कोई विशेष उपाधि नहीं दे सकता है। कौन कौन सा उपाधि छोड़ करके? सेना और शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वाक स्वातंत्र यानी बोलने की आजादी किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 का ए में। ठीक है, यानी अनुच्छेद 1 का ए में नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। ध्यान रहेगा, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, अगला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक अंतरकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखो 25 में क्या बोला गया है? 25 में आप कोई भी धर्म मान सकते हो, आपको पूरी आजादी है। 26 में आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकते हो। 27 में धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, धार्मिक कर कुछ नहीं लगेगा। 28 में किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल वगैरह हो गया, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39A। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया ताकि गरीबों को अदालतों में मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता। अगला सवाल है, कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि सुधार और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। अगला सवाल है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 48A। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जिससे देश के पर्यावरण को सुधारने और वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा को राज्य का कर्तव्य बनाया गया। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत। अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य का आदर्श संविधान में कहाँ निहित है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य ही देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित माना जाता है? तो यह भी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, अनुच्छेद 19(1) का ए में। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 89 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ दाखिल अन्य सभी 37 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए थे, जिससे वे निर्विरोध चुने गए। अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। ठीक है। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला सवाल है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 संघ कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 61। ठीक है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सदन के किसी भी सदन द्वारा, यहां ध्यान दीजिएगा, सदन के किसी भी सदन द्वारा, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72। ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को कम, निलंबित या पूरी तरह माफ कर सकते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के स्थगन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 123। ठीक है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो तुरंत कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्क पर ही भारतीय संविधान में भी उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन का पदेन सभापति बनाने की व्यवस्था ली गई है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 164। ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को विधानसभा सत्र के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा 213, अनुच्छेद 213। ठीक है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 का उपयोग कर राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश ला सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है?
तो इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल पद के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष आवश्यक है। ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है। अनुच्छेद 56 1A के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति जैसे ही इस्तीफा देंगे, वो एक्चुअली इस्तीफा किनको देंगे, तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे और इस उपराष्ट्रपति तुरंत ही ये सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अनुच्छेद 159 के तहत ध्यान रखिएगा, शपथ का, राज्यपाल के शपथ का बात 159 में कहा गया है। तो इसके तहत राज्यपाल को संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा। ठीक है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल जनता के सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो 1952 से 1962 तक थे। वे लगातार 2 बार इस पद पर रहे। ठीक है। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो कोई सीमा नहीं है इसकी, जो अगर कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे वो उतनी बार बन सकता है। ठीक है। यानी अनुच्छेद 57 के तहत भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। यानी पुनर्निर्वाचन की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 57 में कही गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360। अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपात। ठीक है। यदि देश का वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपात। ठीक है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ध्यान रहेगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? 108 के तहत राष्ट्रपति बुलावा भेजते हैं संयुक्त बैठक के लिए और उसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अगला सवाल है, धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा। तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश होता है। ठीक है। यानी धन विधेयक को पूर्व अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा मिला हुआ रहता है, तभी वो लोकसभा में पेश होता है। अच्छा, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। ठीक है। 14 दिन के अंदर अगर कुछ अमेंड करना हो, उसमें कुछ चेंज करना हो तो वो कर सकता है और उसको लोकसभा को रिकमेंड कर सकता है, लेकिन लोकसभा उस रिकमेंडेशन के लिए बाध्यकारी नहीं होता है कि हाँ, जो राज्यसभा उससे बताया कि आप ये चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है कि हाँ चेंज करना ही है, वो लोकसभा पे निर्भर करता है। ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर ये पारित नहीं करता है धन विधेयक राज्यसभा, तो इसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। ठीक है।
प्रधानमंत्री या लोकसभा सांसद बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य के लिए 30। सदन के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ठीक है, तो ये 6 महीने का ही अधिकतम अंतर होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार सदन के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, जो 1952 से 56 तक पहली लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा संसद के पास है। अच्छा, संसद इसका सृजन या समाप्त कर सकता है, वो भी राज्यसभा के सिफारिश पर। ठीक है, यानी अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि संबंधित राज्य किसी विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद कानून बनाकर वहां विधान परिषद का गठन या अंत कर सकती है। ठीक है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर ही संसद बनाते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 80 में है। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना तय करता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार धन विधेयक के मामले में लोकसभा का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। ठीक है, अगला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 112। ठीक है, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। अगला सवाल है, राज्य विधानसभाओं की संरचना का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेता है, लेकिन चुनाव आयोग के सलाह पर लेता है। ठीक है, दल बदल को छोड़कर अन्य मामलों में अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता का फैसला चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ करके दल बदल को छोड़ करके। ठीक है, अगला सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 12। ठीक है, अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का कोरम
कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1/10। अनुच्छेद 103 के तहत सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम संख्या 1/10 होना चाहिए और वो लगभग 55 सदस्य हैं। ठीक है, यानी 55 सदस्य कम से कम उपस्थित होना चाहिए सदन में। अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा केवल लोकसभा। ठीक है, सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार मतलब पूरे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति होता है, तो लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, भारत में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1962। ठीक है, 1962 में। शून्यकाल भारत की अपनी संसदीय देन है जो 1962 में शुरू हुई। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे शुरू होता है। अगला सवाल है, संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 सांसदों को सदन में दिए गए भाषण या मतदान के लिए किसी भी बाहरी अदालत की कानूनी कार्यवाही से विशेष अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त मान ली जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे? तो इसका सही जवाब होगा 60 दिन। ठीक है, यानी अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सांसद सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि राज्यों के उच्च न्यायालय के जजों के लिए यह आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो व्याख्या में देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किसका परामर्श लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह पूर्व में दिए गए अपने किसी भी फैसले या आदेश पर दोबारा विचार कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतलब समीक्षा का प्रावधान, अपने फैसले पे सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करे, तो यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श ले सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा 143, अनुच्छेद 143। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं, लेकिन न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये गलत है, न्यायालय नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई राय देगा तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, हालांकि
1773 एक्ट के तहत कोलकाता में पहला, एक मिनट 1773 एक्ट के तहत कोलकाता में पहला कोर्ट बना था, परंतु वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय न्यायालय है। ठीक है। अच्छा, हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आप ये मारो, ये नहीं मारो, क्योंकि वर्तमान में का जो मतलब स्ट्रक्चर जो संघीय न्यायालय है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही है। ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब होगा 25। देश में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 218 के अनुसार हाई कोर्ट के जजों को भी उसी प्रक्रिया यानी महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में संविधान की व्याख्या करने और मूल ढांचे की रक्षा करने की अंतिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। अगला सवाल है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका में। ठीक है। कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है। और भारत में इससे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को जाता है। ये भी नाम याद रखिएगा, आप पूछ लिया जाता है कभी कभी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। ठीक है। और इनका मुख्य काम सरकारी खर्चों और खातों का ऑडिट करना होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा महान्यायवादी। ठीक है। अनुच्छेद 76। ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार होता है। ठीक है। अच्छा, ये महान्यायवादी सदन में भी भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है बार बार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया। ठीक है। किसको बदलकर? योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015। और इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये वर्ष याद रखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है। तो ये किसके तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल है,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। ठीक है, यदि किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर अनुच्छेद 356 का उपयोग कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु भाषियों के आंदोलन के बाद भारी दबाव में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा 73वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देकर संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 सदन को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करते हैं। अच्छा, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन होता है और राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।